हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे टेरेंस रफीन की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर करके बोल रहे थे कि भाई टेरेंस रफीन को कवर करो, उनकी बहुत अच्छी अपडेट आई है, ही इज़ लुकिंग रियली रियली गुड। तो देखते हैं ऐसी क्या अपडेट थी जिसने सब लोगों को ये बोलने पर मजबूर कर दिया। बट उससे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि टेरेंस रफीन बहुत ही जल्दी कम्पीट करने वाले हैं। यस, 9.5 वीक्स आउट हैं इस वक्त टेरेंस रफीन अपने नेक्स्ट शो से, जहां पर ये कम्पीट करेंगे टू गेन द क्वालिफिकेशन फॉर मिस्टर ओलंपिया 2025। अब वो कौन सा शो है गाइस? यस, वो है पिट्सबर्ग प्रो। अब पिट्सबर्ग प्रो एक बहुत ही ज़बरदस्त शो होने वाला है, एक स्टेपल शो होने वाला है इस सीज़न का, क्योंकि ना सिर्फ क्लासिक डिवीजन का, वहाँ पर ओपन डिवीजन में भी बहुत ज़बरदस्त बैटल्स हमें देखने को मिलने वाली हैं। निक वॉकर इज़ गोइंग टू बी कम्पीटिंग विथ मार्टिन फिट्जवाटर, और उसके अलावा भी कुछ बड़े नाम निकल कर सामने आए हैं। फिर क्लासिक डिवीजन में देख लो टेरेंस रफीन, एंड टेरेंस रफीन, ट्रस्ट मी गाइस, इज़ नॉट द ओनली वन जो इस शो को हाइप अप कर रहे हैं क्लासिक डिवीजन से, बिकॉज यहाँ पर एक और एथलीट होंगे जो उनसे कम्पीट करेंगे, और वो हैं होजे मैनुअल। यस गाइस, होजे मैनुअल, जिन्होंने लास्ट ईयर क्लासिक डिवीजन में स्विच करा था और 2 प्रो शोज जीत कर मिस्टर ओलंपिया में जब गए थे, अपने डेब्यू में ही इन्होंने टॉप 6 क्रैक कर लिया था। यस गाइस, दैट वाज अ टेरिफिक परफॉर्मेंस, और बहुत ज़बरदस्त पैकेज लेके, कंडीशन के साथ, बहुत ज़बरदस्त डेंसिटी लेकर वो अपनी फिजिक पर आए थे, मसल डेंसिटी। तो वही है गाइस टेरेंस रफीन के लिए यहाँ पर इस शो में, इवन दो इनका रिटर्न है, बट जीतना इतना आसान नहीं होगा जितना कि लोग समझ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक और एथलीट कम्पीट कर रहे हैं, वो हैं मेंस फिजिक से कार्लोस थॉमस जूनियर, जिन्होंने आई थिंक 1.5 साल पौने 2 साल का गैप लिया टू स्विच टू क्लासिक डिवीजन, अपने फ्रेम पर मसल मास ऐड करी, गेंड क्वालिटी मसल, लॉट ऑफ पाउंड्स, और उसके बाद अब बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो गेटिंग कंडीशन, प्रेप उनकी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जारी है। तो इनका एक तरीके से डेब्यू होगा क्लासिक डिवीजन में, लेकिन गाइस ही इज़ एक्चुअली लुकिंग प्रॉमिसिंग। अब ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं कि ये बिल्कुल टेरेंस को या फिर होजे मैनुअल को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीट कर देंगे, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ लर्निंग फ्रॉम हिम। पहली अटेम्प्ट में आप सीखते ही हो, समझते ही हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट उसके बाद भी गाइस वी कैन नॉट सी एनीथिंग, बिकॉज ब्राज़ीलियन है एंड एब्सोल्युटली अपनी फिजिक में चेंजेस इस तरीके के, इस लेवल के दिखाए हैं इन्होंने कि ही इज लुकिंग रियली रियली गुड। तो मजा आएगा गाइस, टेरेंस रफीन वर्सेस होजे मैनुअल वर्सेस कार्लोस डी ओलिवेरा। बाकी अब चलो चलते हैं इनकी फिजिक पर। अब देखो इनकी फिजिक एक्चुअल में गाइस मुझे समझ में आ रहा है लोग इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे थे, बिकॉज ही इज लुकिंग सो मच बिगर। हमने इतना बिगर साइड पे टेरेंस रफीन को कभी नहीं देखा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेंस क्वालिटी मसल्स इनके फ्रेम पर पूरी तरीके से विजिबल हैं। हाँ, लेग्स पे देखो कितनी ज़बरदस्त इनके मसल मास दिख रही है, कॉर्ड्स आर गेटिंग रियली रियली बिगर। आर्म्स उतना अभी भी इनके बिगर ब्रॉटअप नहीं लग रहा है, बिकॉज इन्होंने खुद ही बोला था अपनी अपडेट्स के अंदर अपने ऑफ सीजन के दौरान कि भाई मेरे आर्म्स उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते, मेरे बाइसेप्स कहीं ना कहीं जाकर वीक हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी विजिबल है, लेकिन गाइस देयर इज़ नो डिनाइंग कि मसल मास पुट ऑन करी गई है। फ्रेम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है, और साथ में के लैट्स वगैरह देखो कैसे फ्लेयर कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले भी बिल्कुल प्रॉपर ऑफ सीजन में थे ना, बल्क पे थे, तब ये बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लग रहे थे, इनका शेप ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन एक यही ब्यूटी है टेरेंस रफीन की फिजिक की और इनकी पोजिंग की, कि जैसे ये शेप में आए, जैसे इन्होंने कट डाउन करा, ही हैज स्टार्टेड लुकिंग रियली रियली क्रेजी। मतलब बहुत ज़्यादा क्लासिक दिखने लग गए हैं। वैक्यूम वगैरह देखो, लैट्स की फ्लेयर देखो, मतलब पूरा प्रॉपर एक्स टेपर दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये बस एक कमी मुझे लग रही है गाइस इनकी बैक की, क्योंकि बैक इनकी उस लेवल पर थिकनेस कैरी नहीं करी होगी मेरे हिसाब से जो होजे मैनुअल की करी होगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा होजे को ये बीट नहीं कर पाएंगे, बट गाइस होजे के अलावा भी अपनी बैक पर इस वक्त बहुत ज़्यादा एथलीट्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। स्पेशली माइक सोमरफील्ड को देखो। अब उनका नाम मैंने यहाँ पर क्यों लिया, बिकॉज पता है लोग अभी से ही बोलने लगे कि माइक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मिस्टर ओलंपिया में टेरेंस रफीन होंगे। लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लोग इतना ज़्यादा टेरेंस रफीन को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अब देखो टेरेंस रफीन का पोर्टफोलियो और रेज्यूमे बहुत ही स्ट्रांग है, बट क्या इसका मतलब ये है कि इतने गैप के बाद भी और लगातार एक लंबे टाइम से एक सिग्निफिकेंट एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस ना देते हुए भी हमें माइक की श्रेणी में, मतलब बिल्कुल टॉप पर, रमॉन डीनो, उर्स वगैरह सबको बीट करके, होजे मैनुअल को बीट करके, ब्रियोल तो चलो खैर इस बार कंपीट नहीं करेंगे, बट माइकल डबूल, वेस्ली विजर्स, इन सबको बीट करके हमें सबसे ऊपर यहाँ पर माइक के पास में टेरेंस रफीन को रख देना चाहिए। मुझे नहीं लगता गाइस, आई थिंक ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव। माइक सोमरफील्ड एब्सोल्युटली इंसेन लेवल पर इस वक्त कंप्लीट हैं, बैलेंस्ड हैं, और उसके अलावा भी उन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको इनको बीट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा है टेरेंस रफीन के लिए विदाउट एनी शो, मतलब पिट्सबर्ग प्रो में उनके परफॉर्मेंस देखे बिना, उनकी फिजिक को देखे बिना हमें इतना ज़्यादा बड़ा अजम्पशन कर लेना चाहिए जैसे कि लोग कर रहे हैं। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बहुत जल्दी लोग इनको कंटेंडर बना रहे हैं। आई मीन टू अर्ली टू स्पीक अबाउट, लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स ओवर हियर। माइक ने खुद को प्रूव करा है, बहुत ज़्यादा प्रूव करा है, लगातार प्रूव करा है, एंड ही हैज़ बीन इन द गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम।
टेरेंस रफीन को काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब ये क्रिस से बैटल करते थे सेकंड प्लेस के लिए। उसके बाद इनकी प्लेसिंग गिर गई, टॉप 6 से ही बाहर आ गए, उसके बाद टॉप 6 में आ गए और उसके बाद इन्होंने गैप लिया और अब देखो दोबारा रिटर्न कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम गाइस। ये एक बहुत चैलेंजिंग शो होगा यहाँ पर जीतना, इवन दो टेरेंस रफीन प्रोग्रेस करके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस करके आ रहे हैं, बट क्या आपने होसे मैनुअल की फिजिक देखी है? अब मैं दिखा देता हूँ आपको हाउ क्रेजी ही इज़ लुकिंग गाइस। ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। मुझे नहीं लगता कि होसे मैनुअल को बीट करना इज गोइंग टू बी ईजी, और हो सकता है होसे मैनुअल इनको बीट कर दें। ट्रस्ट मी, ऐसा टोटली पॉसिबल है। बाकी आप बताओ आपकी ओपिनियन इस शो के बारे में क्या है, टेरेंस रफीन की फिजिक के बारे में क्या है, होसे मैनुअल के बारे में क्या है, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड गाइस। क्लासिक डिवीजन अब वो नहीं है जब ये क्रिस बमस्टेड से सेकंड प्लेस के लिए बैटल कर रहे थे 4-5 साल पहले, जो तब था। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है सैमसन डॉडा की। और सैमसन डॉडा ने इवन दो गाइस ये शो हार गए, वो आर्नो क्लासिक उस तरह से जीत नहीं पाए, वो मोमेंटम बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाए। लेकिन गाइस इवन दो ही लॉस्ट, इनको बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिली हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ करी जा रही है। हर एक एथलीट, हर एक पुराना बॉडी बिल्डर, नया बॉडी बिल्डर, सब इनको प्रेज करना है, सब इनकी तारीफ करना है। एंड उसके बाद में गाइस स्टीव वाइनबर्गर और जो भी दूसरे जजेस हैं सभी इनकी तारीफ कर रहे हैं। अब सैमसन ने देखो स्पोर्ट के लिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और साथ में इन्होंने बोला भी कि बॉडी बिल्डिंग इस वक्त ग्रो कर रही है। एंड जितने लंबे टाइम तक हम टॉप पर रहते हैं ना और लोगों को दिखाते हैं, हर किसी को एक रीज़न देते हैं शो को देखने का, उनके लिए एक्साइटमेंट बढ़ाने का, उतना ज़्यादा स्पोर्ट और ज़्यादा ग्रो करेगा। एंड हर एक प्रो को इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए और इसी तरीके से हम बॉडी बिल्डिंग को ग्रो करते हैं। एंड दैट इज सम पॉजिटिव माइंडसेट गाइस। अब आई थिंक जब तक इनके पास ये कैलिबर है, पोटेंशियल है कि भाई ये कम्पीट कर सकते हैं। अगर चाहे ना भी जीते कोई शो, बहुत कम होगा वैसे ऐसा रियली जहाँ पर सैमसन कम्पीट करे और ना जीते किसी भी प्रो शो में, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तब भी इट इज़ ओनली गोइंग टू बी गुड फॉर हिम। इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, इतना ज़्यादा इनके लिए मौका बन रहा है और इतना ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, लोगों को भी एक्साइटमेंट का रीज़न दे रहे हैं। उसी बारे में इन्होंने बात करी। साथ में गाइज आपको ये भी बता दूं कि अब गाइज इस साल का शो मिस्टर ओलंपिया 2025 का बिल्कुल वाइड ओपन हो गया है। एब्सोल्युटली गाइज, कोई भी टाइटल लेकर जा सकता है। मतलब देखो, डेरेक ने सैमसन को बीट करा आर्नो क्लासिक में, उससे पहले सैमसन ने बीट करा डेरेक और हार्डी को, उससे पहले हार्डी ने बीट करा डेरेक और सैमसन को, उसके बाद डेरेक ने बीट करा सैमसन और हार्डी को। मतलब देख रहे हो किस तरह के ये बिल्कुल इक्वेशंस बन रही हैं। उसके बाद हार्डी ने बीट करा सैमसन को आर्नो क्लासिक में दोनों बार। तो भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा ना ज्वाइन होती जा रही हैं, बहुत अलग अलग इक्वेशंस बन रही हैं और कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। मतलब कोई भी किसी को भी बैटल कर सकता है। अब ऐसा देखो बोला जा रहा है, किसी ने फोटो लगाया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इन तीनों में से कोई भी सेकंड टाइम टाइटल लेकर जा सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। अब देखते हैं कौन इस चीज़ को कर पाता है। वैसे डायरेक्ट के प्रॉमिसिंग चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन सैमसन कभी भी सरप्राइज कर देते हैं और हार्डी को तो हम जानते ही हैं। एनीवेज, इसके अलावा गाइज व्हाट इफ समबडी एल्स डज समथिंग मिरेकुलस। यस, इनके अलावा क्या पता कोई और एक बिल्कुल उभर के आ जाए और बिल्कुल नई चीज़ कर दे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट गाइज, क्या आपको लगा था हार्डी को डायरेक्ट बीट कर देंगे? क्या आपको लगा था डायरेक्ट इस आर्नो क्लासिक में सैमसन को बीट कर देंगे, मतलब शो के होने से पहले? और क्या आपको लगा था कि सैमसन बीट कर देंगे डेरेक और हार्डी को मिस्टर ओलंपिया से पहले, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेस्ट पोस्टिंग करी थी? यही चीज़ है गाइस, कुछ नहीं बोल सकते। ट्रस्ट मी, अब निक वॉकर इज ऑल्सो गोइंग टू बी कम्पीटिंग, एंड्रू जैक भी अभी आ रहा है। एक बार इनको अपना परफॉर्मेंस देना है बेस्ट वाला, किसी के भी चांसेस बन जाएंगे। ट्रस्ट मी, निक इस वक्त बहुत ही डेंजरस लग रहा है। अगर आप ये चीज़ होते हुए भी देखो ना, सच में सरप्राइज मत होना और मुझसे ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। एनीवेज, इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है एरिन बैंक्स की, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखाई दिए आफ्टर आर्नो क्लासिक ओहायो। देखो शो नहीं जीते, लेकिन आई थिंक इस बारे में कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ये एरिन का बेस्ट पैकेज था टिल डेट। यस, इससे पहले 2021-2022 में जब इन्होंने बहुत ज़्यादा धूम मचा रखी थी, बहुत ज़्यादा वॉइस कर रखी थी अपनी रेस, उस टाइम पर भी एरिन बहुत अच्छे थे। लेकिन अब एक अच्छी ज़्यादा मसल मास के साथ, एक बिगर फ्रेम के साथ, एक मोर प्रोपोर्शनेट फ्रेम के साथ, जहाँ पर इनका फ्रंट भी बहुत ज़्यादा ब्रॉटअप है बैक के कंपैरेटिवली, वहाँ पर इस तरीके से एरिन हमें कभी दिखाई नहीं दिए। और इसीलिए गाइज एरिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। अभी ये इनका लास्ट शो नहीं था मिस्टर ओलंपिया से पहले, अभी इनको देखो और शोज़ में कम्पीट करना। और इन्होंने इस बार कैप्शन में बोला अपने एक पोस्ट के साथ कि क्या आप लोगों ने ये सोचा मैं फिनिश हो चुका हूँ, अब मैं कम्पीट नहीं करूँगा? नो मैन, हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। 9.5 वीक्स बचे हैं लेवल अप करने के लिए और एक इवन मोर शार्पर पैकेज को लाने के लिए, मोर डोमिनेंट पैकेज को लाने के लिए स्टेज पर। और वो स्टेज होगा पिट्सबर्ग प्रो का और ये बारी है पर्सनल। दिस वन इज पर्सनल। मतलब देख लो, एरिन अब पूरी तरीके से मोटिवेटेड है फिर से परफॉर्मेंस देने के लिए, बिकॉज जजेस ने उनको वो मौका दिया है। और एरिन को यहाँ पर सच में लगा कि चांसेस हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर मैं जीता नहीं तब भी मैं सेकंड थर्ड पे हमें हर शो में और मिस्टर ओलंपिया में भी दोबारा प्लेस कर सकता हूँ। आई एम राइट दियर,
क्योंकि देखो 9.5 वीक्स में जब कंपीट करेंगे पिट्सबर्ग में, और स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के याद होगा आपको बात करी थी कि भाई वहाँ ओपन डिवीजन और क्लासिक डिवीजन कितने ज़्यादा कंपेटिटिव हैं। तो यहाँ पे मेंस फिजिक को भी देख लो कितना ज़्यादा कंपेटिटिव है, एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइज मनी बहुत अच्छे होने वाले हैं पिट्सबर्ग में सब डिविजन्स के। तो यहाँ पर गाइज एरिन बैंक्स मुकाबला कर रहे हैं फिर से अली बिलाल से। देख रहे हो आप, मतलब आनो क्लासिक के टॉप 2 फिर से बैटलिंग इट आउट, फिर से राइवलरी इनकी चल रही है। और सच में गाइस वैसे देखो अली बिलाल इस वक्त बहुत स्ट्रांग मोमेंटम लेके चल रहा है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में, बिकॉज कई बार बैटल होने वाली है, एरिन बैंक्स ने इनको बीट कर दिया ना भाई, बिल्कुल चीज़ें फिर से चेंज हो जाएंगी। ये भी बिल्कुल ओपन डिवीजन की तरह बिल्कुल खुल जाएगा, इक्वेशंस बहुत सारी बन जाएंगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि एरिन बैंक्स किस तरह का पैकेज लाते हैं और अली बिलाल से कितने ज़्यादा कंपेटिटिव हो पाते हैं। लेकिन हमने एरिन बैंक्स के साथ रिसेंट में एक चीज़ देखी है गाइस कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन्होंने इस तरह की पीक हिट करी थी कि परफेक्शन के साथ आए थे, जो इनका पैकेज डिनाइबल नहीं लग रहा था। अब ये चीज़ें क्या रिपीट कर पाते हैं, क्योंकि 2-3 शोज इससे पहले जो हुए थे, लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया बोल लो, दुबई प्रो वगैरह बोल लो, जहाँ पे ये जीते भी थे दुबई प्रो में, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी वैसी नहीं थी, पीक इनकी बिल्कुल परफेक्शन वाली नहीं थी। तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि एरिन बैंक्स क्या उस चीज़ को दोबारा कर पाते हैं, जबकि अली बिलाल लगातार गाइस कंपीट कर करके एक के बाद एक पीक में आते जा रहे हैं। अब लोग देखो ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि ये टायर्ड हो जाएंगे अली बिलाल इतना ज़्यादा कंपीट करने पे, मिस्टर ओलंपिया में इनकी बॉडी फ्रेश नहीं लगेगी। लेकिन मेरे हिसाब से गाइस इनका जो लास्ट शो होगा न्यूयॉर्क प्रो, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा टाइम होगा मिस्टर ओलंपिया में, तो इनको रेस्ट एंड रिकवर करने का टाइम मिल जाएगा। बाकी लोग तो बोलते ही रहेंगे, लोग की अपनी ओपिनियन है एंड इट इज़ एन ओपिनियन बेस्ड शो, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी आप बताओ एरिन बैंक्स की अपडेट कैसी लगी और क्या लगता है आपको इस एरिन बैंक्स और अली बिलाल की बैटल नंबर 2 के लिए। एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है टोनियो बर्टन की। और टोनियो बर्टन एक के बाद एक बहुत सारी फिजिक अपडेट शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई इनके कोच का इन्होंने नाम लिया, जेकबी के साथ ये वर्क कर रहे हैं, और उसके साथ में बोल रहे हैं कि ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे अपनी फिजिक को देखते हुए इस बॉडी वेट पे जहाँ पर मैं अभी ऑपरेट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे आदत है अपने आप को 225 पाउंड 230 पाउंड के आसपास देखने की। और इस वक्त अगर मैं बताऊंगा इनका तो बॉडी वेट है 245-250 पाउंड के आसपास। यस, वो आपको दिख ही रहे हैं कितने ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे हैं, कितने डेंसर पे लग रहे हैं। और साथ में एक अच्छी चीज़ इनके साथ लग रही है इसकी शेप इंटैक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने बल्कि साइड पे भी इस वक्त गए हुए नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी मसल मास पुट ऑन कर रहे हैं, पोजेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन लाइटिंग भी देखो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करिए, तो इस बारे में हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। सिर्फ एक चीज़ मुझे थोड़ा पॉइंट आउट होती हुई लग रही है, वो है कि जब ये पोजेस हिट करने से पहले ट्रांजिशन ले रहे हैं, उस टाइम पे स्टमक इनका पहले ऐसे नहीं दिखता था, अब वो गट टाइप दिखने लग गया है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि ये भाई बिल्कुल ही इनका ऑफ सीज़न है, अभी इसमें इतना कुछ ज़्यादा हमको जज नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे। जैसे जैसे खुद को डायल डाउन करेंगे इनकी कंडीशन और ज़्यादा इंप्रूव करती जाएगी, बिकॉज शेप अभी भी इंटैक्ट है, बिल्कुल अपने आप को बनाए हुआ है उसी तरीके से। बट ये साल गाइस टोनियो के लिए इजी नहीं हो, बल्कि टोनियो के लिए नहीं बल्कि सारे एथलीट्स जो भी मतलब सेकंड कॉल आउट वाले होते हैं ना एक तरीके से, उनके लिए क्वालिफाई करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। बहुत सारे एथलीट्स दोबारा रिपीट कर करके कंपीट करेंगे और सारे बड़े शोज में सारे बड़े एथलीट्स हमें कंपीट करते हुए दिखने ही वाले हैं। तो लेट्स सी हाउ ही क्वालिफाइज, कौन सा शो पिक करते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है पैट्रिक मोर की, और पैट्रिक मोर इज गोइंग टू बी कंपीटिंग, अब पता नहीं किस शो में। हाँ, क्योंकि देखो आनो क्लासिक में लगातार ये कंपीट करने का डिसाइड करते हैं और बिल्कुल लास्ट में एंड अप करते हैं या फिर सेकंड लास्ट में एंड अप करते हैं। अब यहाँ पर पैट्रिक ने फिर से बोला, अपने एक कोच को, इन्होंने जो पुराने कोच थे इनके, उनको ब्लेम करा कि भाई इनको सही तरीके से नहीं ला पाए, इनको सही तरीके से मसल मास पुट ऑन नहीं कर पाओ, ये फ्लैट साइड पे आ गए। अब आई डोंट नो किस तरीके की बातें हैं, इनको ऑफ सीजन जो लेना चाहिए, काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने वेस्ट कर दिया उस चीज़ में कि भाई 2-2.5 साल जो इन्होंने वेस्ट करे, उस टाइम पर इन्होंने कोई मसल मास पुट ऑन नहीं करी और ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर रही है। अब इनको समझ में आ रही है ये चीज़ मुझे चाहिए। एनीवेज कोच इन्होंने भी चेंज कर लिए हैं, अब ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वर्किंग विद क्रिस असीतो, एंड देख रहे हो क्रिस असीतो किस तरह से उभर कर आ रहे हैं, हर एक एथलीट उनको हायर कर रहा है और उनके एथलीट्स परफॉर्म भी इसी तरीके से कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा। हैनी और मैट जॉनसन के जाने के बाद क्रिस असीतो एक बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। वैसे ये पहले से ही नोन थे, लेकिन वही है कि इनसे टॉप पे भी कोई बैठे थे, अब वो दोनों नहीं है, तो इनका इस तरीके से एक तरीके से बेनिफिट हो रहा है, खुद को प्रूव भी कर रहे हैं। एनीवेज लेट्स सी पैट्रिक मोर के साथ यहाँ पर क्रिस असीतो क्या मिरेकल कर पाते हैं, मिरेकल कर सकते हैं। बिकॉज वो अकीम विलियम्स की बात करें तो वहाँ पर तो इन्होंने रिवाइव करा है उनका करियर, उनको बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ लेकर आ रहे हैं, उनसे उन्होंने पीक भी हिट करवानी स्टार्ट कर दी और साथ में उनको क्वालिफाई भी करवा दिया था लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया के लिए। पैट्रिक के साथ भी ऐसा कुछ मिरेकल ये कर पाते हैं, ये तो टाइम बताएगा। बस आप ये बताओ कि वीडियो कैसा लगा और कैसी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय।